उस वक्त की बीजेपी और अब की बीजेपी में क्या बदलाव है? उस वक्त की बीजेपी में अटल जी की, जिसे आप कह रहे हैं, अडवाणी जी के जो नेतृत्व में काम होता था, और आज भी जो है वो आज जो है मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, इन दोनों लोगों को अटल जी और अडवाणी जी ने राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे उंगली थाम करके चलना सिखाया। आज की बीजेपी में ये ऐसा कहा जाता है कि आज की बीजेपी में गुजरात लॉबी ज्यादा डोमिनेट है। कोई लॉबी नहीं। तो मोदी जी उस वक्त जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं लोधी स्टेट पे रहता था, तो कहा कि आप लोग को कोई ध्यान में आया किसी का नाम? बोले मैं एक सजेशन देता हूँ आपको, APJ कलाम के बारे में आप ट्राई करो, और वो जो है वो नाम ऐसा है जो देश के लिए अच्छा है। तब तक गुजरात का ये गोधरा वगैरह का सब काफ़ी हंगामा हो गया था। उसके बाद मोदी जी ये बात कह, अगर सर अटल बिहारी वाजपेयी जी और मौजूदा PM प्रधानमंत्री मोदी जी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो एक तरफ गुरु है, एक तरफ गोविंद है, क्या बताए। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज का ये स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। ये बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर के मौजूदा PM मोदी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। और सर हमेशा से बोलते हैं तो बड़े ही बेबाक अंदाज में बोलते हैं और इसी के सभी कायल हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला सर। सर मुद्दे तो बहुत हैं और उस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मतलब बिल्कुल शुरुआत से, कि सबसे पहले तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक मुखर छात्र नेता, फिर रामपुर के रास्ते दिल्ली तक का सफ़र कैसे सर तय किया, कैसा रहा? मतलब थोड़ी सी सर शुरुआत से आप बताइए। देखिए, मैं संघर्षों के साथ, संकल्पों के साथ जो सफ़र था जी, वो सफ़र जो है वो कांटों से भी भरा हुआ था, संकटों से भी भरा हुआ था, कंटकों से भी भरा हुआ था। उस सफ़र में जो है वो आगे बढ़ते रहे और चुनाव भी लड़ने का मौका मिला, जेल भी जाने का जो है वो अवसर रहा। और उन संघर्षों के बीच में मऊ से मैं पहला चुनाव लड़ा 91 में, उसके बाद जो है फिर चुनाव लड़ा, फिर रामपुर से भी पार्लियामेंट में जीता मैं। फिर इस तरह का एक सफ़र चलता रहा और मैं मानता हूँ कि हर सफ़र जो है वो अपने सबक और संदेश के साथ होता है। तो हम हर सबक को, हर सफ़र को हम अपने सबक और संदेश के साथ लेकर के काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। एक है ना कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। जो तुम्हें संघर्ष और संकल्प है उसको सफलता और सार्थक बनाने के लिए आपको जो है वो आगे बढ़ना होगा। सर मतलब राजनीति में आप शुरू से ही इंटरेस्टेड थे? क्योंकि मैं थोड़ा सा आपके छात्र जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं क्या है कि ऐसा लगता था कि राजनीति तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं सामाजिक और सियासी जो क्षेत्र था उसमें मैं मेरी सक्रियता रही। मैं 16 साल से ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन के में जो है वो हिस्सेदारी भागीदारी करते हैं। 17 साल की उम्र में DIR और मीसा के तहत जो है वो इमरजेंसी के दौरान जेल जाना पड़ता है। और उसके बाद भी लगातार जो है वो छात्रों के सवाल, नौजवानों के सवाल, लोगों के समाज से जुड़े हुए सरोकार को लेकर के संघर्ष करना और संघर्ष के साथ जो है वो संकल्प लेकर के आगे बढ़ना, ये एक आदत रही है और एक ये हमारा जुनून भी रहा और जज्बा भी रहा। तो सर शुरुआत में, हालांकि मैं थोड़ा सा जब रिसर्च कर रहा था तो शुरुआत में तो आप राजनारायण जी जो समाजवादी थे उनके से ज़्यादा प्रभावित थे। देखिए, राजनारायण जी ने जो सर्वशक्तिमान श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनको पराजित किया था। उसके अलावा वो एक संघर्ष का प्रतीक माने जाते थे। संघर्ष के साथ वो लड़ना और लोगों के सरोकार को लेकर लड़ना, एक फ़कीर जैसा उनका जो है वो पूरा का पूरा व्यक्तित्व रहा है। तो उनसे था। उसके बाद जो है वो तमाम जो सियासी सफ़र रहा, लेकिन फिर मैं बीजेपी के में जो है वो यूथ विंग में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसमें काम शुरू किया। उसके बाद जो है वो लगातार फिर बीजेपी का सेक्रेटरी रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर सबसे ज़्यादा
13-14 साल तक जो है लगातार नेशनल स्पोक्स पर्सन, जिस वक्त केवल 2 स्पोक्स पर्सन होते थे बीजेपी के, वो रहा। उसे सब सारे जो वो है तो हम बचपन से ही आपको देखते हुए आ रहे हैं सर। और लेकिन मैं सर यही जानना चाह रहा था कि आप तो पहले समाजवादी एक नेता हैं, उनके प्रभाव मतलब उनसे प्रभावित थे, लेकिन वही बीजेपी की तरफ फिर रुझान, जनसंघ की तरफ रुझान। हाँ जी, कि हमारे एक मित्र थे शिवेंद्र तिवारी, जो ABVP के जो है वो बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे, लीडर थे, तो उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी। अब ये उस वक्त तो जो है वही मैंने बताया ना, 16, 17, 18 साल वाला जो है वो 19 साल 20 साल के बीच के दौरान का ये सफ़र था। तो उनके साथ मेरा ABVP में आना जाना, सक्रिय जो उनके एक्टिविटी होती थी उसमें हम भी उनके साथ जाते थे। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी को लेकर के तमाम तरह की गलतफहमियाँ, एक सुनियोजित साजिश और तहत के तहत बीजेपी के मतलब जनसंघ से लेकर के, और उसको जो है वो कुछ सियासी पार्टियों ने, ख़ास तौर से उस वक्त तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो उसने जो है वो बहुत ही बेदर्दी और बेशर्मी के साथ समाज के एक बड़े वर्ग को जनसंघ या बीजेपी की सोच से एकदम विपरीत खड़ा कर दिया। और एक तरह से उन लोगों ने जो है वो बीजेपी के प्रति जो स्पर्शिता, अनटचेबिलिटी और छुआछूत का जो एक कीड़ा बो दिया, वो कीड़ा आज तक जो है वो मुझे लगता है कि वो है वो जी। और वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो अभी दिखाई पड़ता है। सर, आपने अपने कॉलेज लाइफ की बात की, आपने ये भी कहा कि 18, 19 साल 20 साल का उस वक्त उम्र था, लेकिन सर अगर आप इजाज़त दें तो आपका मतलब एक इलाहाबाद के कंपनी गार्डन से भी आपका एक कनेक्शन रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। इलाहाबाद की तो हर जगह, जो प्रयागराज है इस वक्त, तो उसके हर जो स्थान है वो एक ऐतिहासिक सुगंध लिए हुए है। आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो, देश की आज़ादी से जुड़ी हुई हो, स्वराज भवन रहा हो, कंपनी गार्डन रहा हो, जहाँ पर कि जो है वो लोगों के प्यार भी होते हैं, तकरार भी होते हैं, इकरार भी होते हैं, और उसी जगह पर जो है वो शहीद आज़म जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने की भी शहादत हुई, आपको सबको मालूम ही है। तो इलाहाबाद की और प्रयागराज की अपनी एक अच्छी, इलाहाबाद एक ऐसा जगह है जहाँ से कि कई देश के प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ले करके, लाल बहादुर शास्त्री जी से ले करके, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से लेकर के कई ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने कि इलाहाबाद, चनेश्वर मिश्र जी का ले ले, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का ले ले, एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है वहाँ का। तो मतलब इलाहाबाद के कंपनी गार्डन से ही सर आपकी मुलाकात हुई फिर? हाँ, वो तो ठीक है, तो पुरानी बातें हैं और मुलाकात हुई। नहीं सर, क्योंकि आपकी सर मतलब प्रेम कहानी सब लोग जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए ये आज तो मुझे ये सौभाग्य है, खुदा का शुक्र है कि 40 साल हम लोगों की ज़िंदगी के जो है वो खुशहाल ज़िंदगी के पूरे हुए हैं शादी के, और हम लोग बहुत खुशी के साथ आगे काम कर रह रहे हैं। और धार्मिक जो चीज़ें हैं, हम हर होली हो, दिवाली हो, जो भी और त्यौहार हैं उनका भी सम्मान करते हैं, उसको भी हम उसी जोश और जुनून के साथ मनाते हैं। और जिस तरह से जो है वो ईद होती है हमारी, और भी जो हमारे त्यौहार होते हैं। एक सर आप इजाज़त देते, एक और पर्सनल सवाल मैं पूछूंगा कि सर दिक्कतें तो आई होंगी उस वक्त, मतलब दिक्कतें तो क्यों होगी, नेचुरली। अभी देखिए क्या समाज जो है वो इंटर कास्ट मैरिजेस को जो है एक्सेप्ट नहीं करता, तो इंटर रिलीजन मैरिज को तो एक्सेप्ट करना एक, और आजकल तो वैसे भी माहौल चल रहा है, जिहाद जिहाद क्या क्या, अब कितने जिहाद थे। हमने पहली बार सुना है कि भाई लव जिहाद जो है वो, जिहाद जो है वो प्यार में तो समझ में आता है, लेकिन नफरत में समझ में नहीं आता है। चलने दीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बताई। सर मैं ये भी, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये भी देखा कि आपकी रुचि फिल्मों में भी है सर। हाँ, मैं लिखने पढ़ने में बहुत है। मैं मेरे पास जब भी वक्त रहता है, और ख़ासतौर से अभी कोविड पीरियड में मैंने 2 किताबें लिख डाली, जिसमें कि एक साइबर सुपारी है और एक राजलीला है।
तो कई ऐसी थी, लेकिन लिखने पढ़ने का शौक़ है, कुछ उसमें लिखा पढ़ा, तो कुछ हमारे जानने वाले मित्र थे, उन्होंने उसका फिल्मों में इस्तेमाल किया। तो ये आपने ट्रैफिक सिग्नल, हाँ, वो हमारे एक कॉर्पोरेट, मित्र हैं और उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो, तो उन्होंने कहा कि साहब आपको इस पे कुछ हम चाहते हैं कि लिखिए। तो मैंने उसमें लिखा, कई और भी लिखा, बहुत से मिले, जिसमें समय मिलता है, समय की बात होती है। जी। तो ये मधुर भंडारकर की एक फिल्म है, उसमें राज बब्बर भी उसमें उसमें काम किया था उन्होंने। हाँ। तो आप मतलब आपके वो राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन काम नहीं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बहुत अभी क्या है कि एक चलन सा चल गया है कि जो राजनीतिक विरोधी है उसको लोग मानते हैं राजनीतिक दुश्मन। मुझे सौभाग्य है कि अटल जी के समय में भी मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर का काम मिला और मोदी जी के समय में भी मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर की जिम्मेदारी मिली। तमाम तरह के संकटों के बाद, तमाम तरह के जो है चुनौतियों के बाद, आप जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो पॉलिटिकल एनिमी नहीं है, राजनीतिक जो हमारे विरोधी हैं वो राजनीतिक दुश्मन नहीं है। इस सोच और के साथ जो है वो संसदीय व्यवस्था और परंपरा चलनी चाहिए और चलती है। और हम लोग जो है वो सैद्धांतिक रूप से जो हमारा आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उस पे हम उनसे बिल्कुल विपरीत हमारी होते हैं, लेकिन फिर भी जो दोस्ती है, जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते ख़त्म नहीं होते। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश है जब कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। जी सर, बिल्कुल। तो सर अभी भी अगर आपको, जैसे कि आपने बोला है कि सर वक्त जब भी मिलता है तो आप ज़रूर लिखते हैं, तो क्या अभी भी आप फिल्मों के लिए लिखना पसंद करेंगे? हाँ, मैं अभी एक फिल्मों के लिए तो नहीं, मैं कभी सुकराल पे जो है वो एक उनकी ज़िंदगी पर जो है, हालांकि उस पर जो है वो अरस्तू ने और अफलातून ने बहुत कुछ लिखा है उस पर, लेकिन मैं उस पर सुकराल की जो ज़िंदगी है उसको लेकर के मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ अभी। सुकराल का मैं शार्ट में आपको बताऊं कि ये वो शख्सियत थे जिन्होंने कि झूठ के आगे झुके नहीं। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने कि जो है वो कभी किसी के साथ जो है वो दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसको जो है वो स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने जो है उनको जो है वो जहर का प्याला पीना पड़ा। उनके लिए दो ऑप्शन था, या तो जहर का प्याला पी लो और या फिर जो है वो आप जो है वो मुक्त हो जाओ। तो उन्होंने जो है वो फ्री होना जो है वो स्वीकार ना करके जहर का प्याला पिया। तो इस पर मैं थोड़ा सा उसको डिटेल और कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, तो वैसे लिखता रहता हूँ सर। और ये मुजफ्फर अली, उसके अलावा जो है मैं एक और काम पे एक और खुदाई खिदमतदार। अच्छा, खुदाई खिदमतदार यानी कि सरहदी गांधी जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां कहते हैं, उनका जो सोच थी और जिस तरह से उन्होंने उस वक्त जो है वो अहिंसा जो महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन था, उस अहिंसा आंदोलन के साथ उस वक्त जो है वो वहाँ पे मुसलमानों को जोड़ा, वो एक अद्भुत घटना थी जो कि अभी लोगों को खासतौर से नई जनरेशन के बीच में तो आई ही नहीं है। तो उस खुदाई खिदमतदार के बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ काम। क्योंकि सर जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जब देखा कि फिल्मों में, क्योंकि मैं भी थिएटर से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ कॉलेज टाइम से, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि सर से इस बारे में तो मैं ज़रूर बात करूँगा। और इसके साथ साथ मुजफ्फर अली के भी आपके अच्छे मित्र रहे हैं, तो सर उन्होंने भी एक फ़िल्म बनाई उमराव जान, तो सर उस फिल्म से देखिए ये मुजफ्फर अली साहब एक बहुत ही काबिल शख्सियत है और कला को लेकर के वो मुझे लगता है सोते हैं, जागते हैं, जीते हैं और चलते हैं। जो भी को है उनके दिल और दिमाग में कला जो है वो भरी रहती है। उमराव जान तो मुझे लगता है ना भूतो ना भविष्य तो, ना पहले कभी आई है ना कभी आएगी। लोग कहते हैं मुग़ल आज़म के बारे में, लोग कहते हैं कि और भी फिल्मों के बारे में, लेकिन मैं मानता हूँ कि उमराव जान एक ऐसी फिल्म है जो हर युग में, हर वक्त में, हर दौर में जो है वो उसी तरह से उसका जो है वो रोब और रबाब रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि सर आने वाले वक्त में ऐसी फिल्में बन भी पाएंगी। भूतो न भविष्य तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बन जाए तो भाई अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ये वही इस तरह की फिल्में बना सकता है जो फिल्मों के प्रति समर्पित हो। जी बिल्कुल सर। जैसे मुग़ल आज़म है, मुग़ल आज़म जो आसिफ साहब जो थे उन्होंने जो फिल्म बनाई तो उसमें वो डूबे हुए थे, सब कुछ लुटा के उन्होंने जो है वो फिल्म बनाई। उसी तरह से
मुजफ्फर साहब का भी देखिए कि इतने बड़े बढ़िया स्टार आज कास्टली, पैसे नहीं थे उनके बावजूद भी जो है वो सफल फिल्म बनाई, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सर मैं ताज्जुब हो रहा था कि आप कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, इसके बावजूद आप किताबें लिखने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, तो सर ये कैसे करते देखिए, हैं? जो लोग ये कहते हैं ना कि हम बहुत बिजी हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल समय नहीं है, वो लोग जो है क्योंकि वो सर समाज माफ़ कीजिएगा, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो तो सर पढ़ना वढ़ना तो बिल्कुल ही भूल गई। नहीं, जो लोग ये कहें ना वो समझ लिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, जो भी ऐसा है कि आप, कोई कहता है कि जी हमारे पास तो एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं, कोई कहता है जी हमारे पास पूजा का समय नहीं है, हमारे पास जो है वो इबादत का वक्त नहीं है, कोई कहता है हमारे पास लिखने पढ़ने का वक्त नहीं है। वो मुझे लगता है कि वो तो उसने अपनी पूरी लाइफ का जो चक्र है वो उसको जो है वो अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। जी इसलिए जो है वो आपके पास समय भी होता है, पढ़ना लिखना भी होना चाहिए, जो भी आपको शौक़ हो। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को शौक़ नहीं है पढ़ने का, जी हर आदमी को शौक़ नहीं है लिखने का, या जो है वो हर व्यक्ति जो है वो फिल्म नहीं देखना पसंद करता। लेकिन जो भी आपका शौक़ हो, जी उस शौक़ के साथ आप जो है वो उसके साथ जुड़िए, जी तो आपको जो है वो खुशी भी महसूस होगी, संतुष्टि भी महसूस होगी। बिल्कुल सर। आपने एक्सरसाइज की जिक्र की, आप सर अभी मेरे ख्याल से 67 साल के जी आसपास हैं, जी। लेकिन फिर भी आपने अपनी सेहत को इतना अच्छे से हाँ, मेंटेन मैं किया हुआ है, एक तो तो क्या कुछ देखिए, खास लाइफस्टाइल या हाँ, डाइट आप देखिए क्या फॉलो है करते कि हैं? एक तो क्या है, बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अच्छा आपको जो है वो, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। जी तो इसलिए जो है वो आप बहुत उसी में फंसे रहेंगे कि साहब, ये आप हमेशा देखिए, जो आपको देखना चाहिए कि आप जहाँ खड़े हैं उसके आगे और उसके पीछे। जी जब आप पीछे देखेंगे तो आपको करोड़ों की भीड़ दिखेगी, आगे देखेंगे तो 10 20 25 50 लोग दिखेंगे, यानी आपसे आगे कम लोग हैं, आपके पीछे करोड़ों लोग हैं, वो काबिल भी हैं, उनके अंदर काबिलियत में कमी नहीं है, इसलिए आपको संतुष्टि मिलेगी। कई लोग होते हैं कि कुंठा में रहते हैं, इलेक्शन चुनाव हार गए, कोप भवन में चले गए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो कुछ लोग तो इस तरह की रुदाली डिपार्टमेंट होता है जो रुदाली इसलिए खुश रहिए, और खुश रहेंगे तो हमेशा आपको जो है वो संतुष्टि भी मिलेगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो आपके सेहत का राज खुश रहना है। खुश रहना, और आप अपने जो भी आपका टाइम है उसको आप प्रॉपरली जो है वो मैनेज करिए, जी कि आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जिम चले जाइए, आप जो है योगा कर सकते हैं, योगा करिए, आप जो है वो वॉक वगैरह कर सकते हैं, वॉक करिए, और उसके अलावा जो है वो आपका मिलने जुलने का जैसे भी लोग हो, तो आप अपने लाइफ को जो है वो लाइफ स्टाइल को जो है वो पूरा वेल प्लान करिए। जी सर, आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो उस वक्त की राजनीति और अब की जो राजनीति है, तो इसमें कुछ फर्क दिखता है आपको सर? कुछ राजनीतिक परिदृश्य ज़मीन बदला? आसमान का फ़र्क है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो 90 के दशक के दौरान की सियासत है, जिस वक्त की हम लोगों ने शुरू की है, जी जी उस वक्त की सियासत और आज की सियासत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम जो है वो पैसे जेब में नहीं होते थे, 2 रुपये भी नहीं होते थे, 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन पैदल चल करके, मीलों पैदल चल करके काफ़ी हाउस में बैठ जाते थे, जी और काफ़ी भी मंगा लेते थे, और वेट करते थे कि कोई थोड़ा जिसके पास पैसे होगा आएगा तो अपना भी देगा, हमारा भी देगा। आज की तारीख में मनी पावर जो है, मसल पावर नहीं है, मनी पावर जो है वो डोमिनेट कर गया है। जी आज किसी, मैं तो मैं जब पहला इलेक्शन लड़ा था मुझे 40,000 रुपये खर्च हुआ था मेरा, दूसरा लड़ा तो भी ऐसे 50-60 हज़ार खर्च हुआ, जब मैं लोकसभा में जीता भी तब भी मेरा जो है वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के अंदर में खर्च हो गया था। अब तो सोच ही नहीं सकते आप, अब तो आपको करोड़ पर डे के बहुत से लोग तो खर्च करते हैं। जी इतने ज़्यादा मनी इस वक्त डोमिनेशन है, और अगर आपके पास बहुत कुछ, आप बहुत काबिल हैं, बहुत आपके अंदर जो है वो आप बहुत सामाजिक रूप से जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप सियासत में बिल्कुल फेल हैं। बिल्कुल मतलब कुछ अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं मैं मानता कि सभी ऐसा है, लेकिन अगर आप 90% से ज़्यादा देखेंगे तो दुख होता है कि आज भी जो है वो आज जो सियासत जो है वो रुपए के इर्द गिर्द जो है वो जी फंस गई घूमने है। लगी है। जी
लेकिन सर जैसा कि आपने बताया कि उस वक्त की राजनीति जब आपने शुरुआत की थी और इस वक्त की राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, ठीक वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सर कि उस वक्त की बीजेपी और अब की बीजेपी में क्या बदलाव है? देखिए, ये जो उस वक्त की बीजेपी थी, उस वक्त की बीजेपी में अटल जी की, जिसे आप कह रहे हैं, अडवाणी जी की के जो नेतृत्व में काम होता था, और आज भी जो है वो आज जो है मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, इन दोनों लोगों को अटल जी और अडवाणी जी ने राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे जी उंगली थाम करके चलना सिखाया। तो इसलिए जो अटल जी का सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी वही लगभग मोदी जी में है। और एक चीज़ आपको समझना होगा कि बीजेपी तो रही है राजनीतिक स्पृश्यता का शिकार। अगर मैं इस देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का शिकार किसी को मानता हूँ तो वो नरेंद्र मोदी जी है। जी नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार सियासत में हुआ, जी वो ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि एक शख्स पर जो है वो जिस तरह से हमले, जिस तरह से षड्यंत्रों की बौछार, जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनको जो है वो अनटचेबल बना दिया गया, एंट्री बैन करा दी गई, ये सब कुछ चीज़ें हुई। उसके बावजूद भी कोई शख्स जो है वो उन तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ता हुआ और आज जो है वो शिखर पर बैठा हो, तो ये अपने आप में कमाल है। और यही कमाल नहीं है, देखिए आज जो है वो दुनिया जब देख रही है भारत की तरफ, और भारत के इन तमाम पूरी दुनिया में उथल पुथल है। मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं 19 जब से नई नई सरकार बनी, 2015 की बात है, मैं एक अरब कंट्री में गया था। उस अरब कंट्री में उस वक्त के जो किंग थे, जो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि ब्रदर देखना, इंडिया जो है वो दुनिया में अभी बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये तब हमें नहीं मालूम था कि इसराइल हो जाएगा, इराक, ईरान, ये वो, यूक्रेन जो चल रहा है, लेकिन उस संकट का संकट मोचक भारत बनेगा। और कौन उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा? वो नरेंद्र मोदी जी। मुझे उस वक्त यकीन नहीं हुआ था, लेकिन वो आज दिखाई पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है, मोदी जी की तरफ देख रही है। लेकिन सर वो जो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आज की बीजेपी में ये ऐसा कहा जाता है कि आज की बीजेपी में गुजरात लॉबी ज़्यादा डोमिनेंट है। कोई लॉबी नहीं है। देखिए, गुजरात क्या भारत से बाहर है क्या? कुछ लोगों ने क्या है कि गुजरात को, ये जो गुजरात बैशिंग ब्रिगेड है, इसकी जो बकवास बहादुरी है, इसका अभी तक क्रम चल रहा है जी। इसलिए जो है गुजरात लॉबी क्या होती है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक इंडिया लॉबी है, और वो इंडिया लॉबी भारत लॉबी है। वो भारत लॉबी जो है वो सभी जगह पे जो काबिल है उसको काबिलियत की कदर है। लेकिन सर ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप मंत्री थे उस वक्त आप ये मोदी के काफ़ी करीबी थे, यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया कि अगर किसी को मिलना होता था तो आपसे पैरवी लोग लगाते थे। लेकिन मोदी जी से मिलने के लिए मोदी जी सबसे मिलते हैं, और मेरा उनसे जो संबंध है वो मोदी जी से आज का नहीं था। जब मोदी जी यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, तो मैं उनके साथ मंत्री के नाते पार्टी का काम किया मैंने। उसके बाद वो फिर 2000 में चले गए गुजरात, और मैं यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री हुआ। उस समय से लेकर के लगातार मेरा जो रिश्ता रहा है मोदी जी से, बहुत ही मधुर रिश्ता रहा है, बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से जो है वो सामाजिक क्षेत्र मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पे, सभी मुद्दों पे चर्चा करते रहे। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनके साथ मुझे दोनों जो सरकारें रही उनकी 2014 वाली और 2019 वाली, उसमें काम करने का मौका। लेकिन सर आज भी बात होती है या फिर 2022 के बाद थोड़ी सी दूरियां आई? नहीं, दूरी कभी नहीं, हमेशा। देखिए एक बात और, मोदी जी का जो व्यवहार है वो जो सामान्य से जो नेता हैं उनसे बिल्कुल अलग है। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जो अभी देश के लोगों को नहीं पता होगा जी। ये बात होगी 2012 की, हाँ 12 की रही होगी, जिस वक्त जो है वो देश में एक नए राष्ट्रपति की तलाश हो रही थी। और उस वक्त जो है वो मोदी जी, मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था जी, नहीं 2002 की थी, सॉरी 12 कर रहा हूँ, 2002 की थी। तो मोदी जी उस वक्त जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं लोधी स्टेट में रहता था, उनका कि आप लोगों को कोई ध्यान में आया किसी का नाम?
तो मैंने कहा नहीं वो अटल जी, अडवाणी जी और लोग बात कर रहे हैं। बोले मैं एक सजेशन देता हूँ आपको, APJ कलाम, APJ कलाम के बारे में आप बात ट्राई करो, देखो, और वो जो है वो नाम ऐसा है जो देश के लिए अच्छे होंगे। APJ कलाम साहब तब तक गुजरात का ये गोधरा वगैरह का सब काफ़ी हंगामा हो गया था, उसके बाद मोदी जी ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद जो है वो देखिए फिर अटल जी से बात की, अटल जी ने उनसे बात करी, बहरहाल करके मोदी जी को जब मौका मिला तो उन्होंने पहला जो राष्ट्रपति बनवाया, राष्ट्रपति के लिए सजेशन दिया, वो दिया APJ कलाम। दूसरा उनका सजेशन जब दूसरा वो उनको खुद राष्ट्रपति बनाने की स्थिति में आए, यानी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक दलित लीडर जो है वो इस्टेब्लिश दलित लीडर थे रामनाथ कोविंद जी, उनको बनाया। और तीसरा जो है जब उनको मौका मिला तो उन्होंने एक आदिवासी जो सम्मानित महिला हैं हमारी द्रौपदी जी मुर्मू जी, उनको बनाया। तो ये उनकी एक समावेशी सोच है और संवैधानिक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक प्रतिबद्धता के प्रति उनकी सोच कितनी मजबूत है उसको प्रदर्शित करता है। सर राष्ट्रपति से याद आया कि सर आपके बारे में भी ये बातें हो रही थी राष्ट्रपति बनने की। देखिए बातें तो होने दीजिए, बात होने से कोई नहीं होता, बात भी होती है, चीत भी होती है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी आप उसका जो है वो बहुत उसकी अपेक्षा मत करिए, मिलना होगा मिल जाएगी। जी, लेकिन सर आप मतलब बीजेपी के इतने दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन सर आजकल मतलब थोड़ी सी राजनीति में कम सक्रियता आपकी। मैं पूरा सक्रिय हूँ, पूरा। अब राजनीति में सक्रियता का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है ज़रूरी है कि आप MP हो जाओ, ज़रूरी है कि आप जो है वो मिनिस्टर बन जाओ। आप राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी एक्टिविटी और जो है वो उसके लिए वो जो है इस बात की जो है वो मतलब कि आप कुछ हो तभी आप होगे। जी सर, अभी बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए हैं और ख़ास करके महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, तो सर इन नतीजों पे सर आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए ये जो सबसे पुरानी पार्टी के दुराने नेता हैं, वो लोग जो है वो अभी भी जो है वो इसी सोच और सनक में है कि वो इंडिया इज़ कांग्रेस और कांग्रेस इज़ इंडिया। जी, अभी जैसे था ना इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया, उसी सोच और सनक में है। आज भी वो ज़मीन की उस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आज ज़मीन में कितना बड़ा बदलाव और परिवर्तन आया है। जो ये कभी कांग्रेस पार्टी आज किटी पार्टी जैसी बन गई है, परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमट गई है। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज इनको इसी में ये डूबे हुए हैं कि हम जो है वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए, इसी अहंकार में डूबे हुए हैं। तो जब तक जो है वो आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि आज उसका जनाधार वेंटिलेटर पर है लेकिन अहंकार एक्सीलेटर पर है। वो अहंकार जब तक इनको नीचे नहीं जाएगा तब तक ये जो जनता इन्हें जनादेश दे रही है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सर ये जब भी नतीजे आते हैं तो हमेशा से EVM पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो और ये मांग की जाती है कि बैलेट पेपर्स होनी चाहिए, EVM में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए मैं तो हर इलेक्शन के बाद एक ही दुआ करता हूँ ईश्वर से, खुदा से, भगवान से, गॉड से कि भैया इस इलेक्शन के बाद बेचारी EVM जो है कुनबे की कुटाई और परिवार की पिटाई से बच जाए। लेकिन जो है वो अब क्या करें, जनता का जनादेश है। ऐसा जनादेश होता है कि ये कुनबा जो है पूरा जो है वो इकट्ठा होकर के EVM की कुटाई और पिटाई में लग जाती है। अरे भाई EVM जो है वो कोई बीजेपी तो लाई नहीं है, EVM खुद कांग्रेस के समय में आया। EVM के बाद जो है वो कई इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी केंद्र में जीती, कई इलेक्शन हुए जिसमें कि राज्यों में जीती। EVM में मैं मानता हूँ, देखिए मुझसे अगर आप पूछें तो मैं मानता हूँ कि कोई भी चुनावी व्यवस्था है उसके प्रति लोगों का विश्वास और मतदाताओं का विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे जो मकसद ये है कि मतदाताओं में EVM के प्रति अविश्वास पैदा हो जाए जी, और लोगों को ये लगे कि साहब ये जो चुनाव हम हारे हैं ये जो है जनता की जनादेश से नहीं हारे हैं बल्कि EVM के जो है वो EVM के कारण हारे हैं। तो ये एक अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश है। इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव की समय समय पर चुनाव में सुधार होते रहे, चुनाव की व्यवस्था में सुधार होते रहे। हम ही लोगों ने सबने कहा कि भाई वीवीपैट आना चाहिए, कांग्रेस ने भी कहा। मुझे अच्छी तरह याद है इस वीवीपैट की मांग को लेकर के प्रणब मुखर्जी साहब कांग्रेस के उस वक्त मिनिस्टर थे और
हंसराज भारद्वाज जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और प्रमोद महाजन जी, हम लोग गए थे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट स्वीकार कर लिया, उसका मॉक जो है वो वोटिंग हुई, उसका वीवीपैट आ गया। अब उसके बाद ये हो रहा है कि ईवीएम हटा दो। मुझे क्या लग रहा है कि इसके बारे में जो है वो एक बार व्यापक चर्चा हो जाए। पार्लियामेंट में मैंने मेरे समय में एक चर्चा हुई, उसमें कोई खुदा पहाड़ निकली चुया कुछ नहीं निकल पाया था। इसलिए जो है वो चर्चा, हम इस पक्ष में है कि चर्चा होनी चाहिए, हो जाए चर्चा एक बार। क्या आपके तर्क हैं, क्या तथ्य हैं? अखिल में जब तर्कों की कंगाली होती है तो लोग कुतर्कों का मवाली बन जाते हैं। इसमें जो है वो कुतर्कों के मवालियों इसके पीछे सर कई उदाहरण और दलीलें भी दी जाती हैं, जैसे कि कई अमेरिका, जापान, इन सब का भी एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि ऐसे देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, लेकिन भारत में अगर ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। अमेरिका के जो टोटल मतदाता जो है वो 20 करोड़ होंगे, 25 करोड़, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन और जो देशों के है वहाँ पर कहीं पे 5 करोड़ है, 4 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है। अब यहाँ पे 90 करोड़ मतदाता है लगभग, 90 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे अब तो। अब ये समझना चाहिए कि इन 90 करोड़ मतदाताओं का जो है वो चुनाव ईवीएम से कितना सफल और कितना सरल तरीके से हो रहा है। मैं चुनाव जब पहला लड़ा था तो हमारी काउंटिंग रात भर चली थी, 2 दिन चली थी। उसके बाद फिर काउंटिंग के रिजल्ट आए थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं सुधार कोई कह रहा है तो सुधार के बारे में इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के प्रति अविश्वास का जो माहौल है वो हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए ठीक नहीं है। सर, अभी जो चुनावी नतीजे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र और झारखंड में, तो इन चुनाव में अच्छा कई यूपी में उपचुनाव थे, कई राज्यों में उपचुनाव थे, लोकसभा पे भी 2 सीटों पे उपचुनाव हुए। तो खास करके महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे तो नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे। सर, इस नारे को आप कैसे देखते? देखो, अभी जो चुनाव हुआ उसमें हरियाणा में जो हुआ तो उसमें जलेबी चल रही थी जी। फिर जो है वो जलेबी से भी बेचारे गए। फिर महाराष्ट्र में बड़ा पाव से भी जो है वो गायब हो गया। अब दिल्ली में भी छोला भटूरा भी चला जाएगा उनके हाथ से। तो मुझे ये लग रहा है कि जो बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये जो नारा है मुझे लगता है कि इस इतिहास की हकीकत है जी। जिस वक्त जो है वो हम 1947 के पहले की स्थिति और बाद की स्थिति देखें तो उस वक्त जो है वो देश जब बटा था तो लोग कटे थे। क्या मारकाट हुई थी, किस तरह से कत्लेआम हुआ था, किस तरह से घर तबाह हो गए थे, लोग भाई भाई से अलग हो गए थे। तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये पीएम मोदी ने जी ने कहा। तो योगी जी ने अगर बटेंगे तो कटेंगे की चेतावनी दी, तो मोदी जी ने जो है एक रहेंगे तो सेफ रहेगा का संकल्प जो है वो लोगों को दिलवाया। लेकिन सर, ये जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे समाज को तोड़ने वाला एक नारा है, जो कि उनके मतलब इसके ही बिल्कुल अगेंस्ट में जो अखिलेश जी ने जो नारा दिया कि एक हैं तो सेफ हैं, मतलब ये तो पीएम मोदी ने दिया, लेकिन ये कहा गया कि ये बटेंगे तो कटेंगे ये समाज को तोड़ने वाला। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, चाहे वो सामंती सुल्तान हो या समाजवादी टीपू जी। समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान दोनों को ये समझना चाहिए कि आज जो है वो आप जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को आप हरा नहीं सकते। अब दिक्कत क्या हुई है कि आज जो है वो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल का जो रिवाज था वो रिवाज जो है वो बहुत वर्षों चला, लेकिन आज जो लोगों का मिजाज बदला है और उस बदले हुए मिजाज को आपको स्वीकार भी करना होगा और समझना भी होगा। तो उन्होंने ये नारा, मैं भूल गया था उस वक्त, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का दिया था। लेकिन सर, बटेंगे तो कटेंगे इसको लेकर के अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें किसी भी तरीके की तोड़ की बात नहीं है, तो फिर महायुति के ही कुछ नेता हैं, पंकजा मुंडे, अशोक चौहान, अजीत पवार, इन्होंने भी ये कहा कि महाराष्ट्र में इस नारे की कोई ज़रूरत नहीं है, ये झारखंड में और यूपी में चलता होगा, यहाँ पर इस नारे की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, वो तो व्यक्तिगत रूप से देखिए वो उनकी पार्टी है और उनके साथ साथ लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। हमारी डेमोक्रेसी इसीलिए तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जी। कि लोग जो है वो अपनी बात को वहाँ के ज़मीनी हकीकत और के अनुसार करते हैं। अच्छी बात है, ज़रूरत ना हो, अगर ना बटे और ना कटे तो ये सबसे अच्छी बात है।
लेकिन सर सवाल फिर ये भी उठाया गया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे योगी जी ने नारा दिया, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हैं तो सेफ हैं क्यों नारा दिया, वो भी इस नारे के साथ जा सकते थे। तो कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष रूप से वो भी इस नारे को दरकिनार कर रहे थे। नहीं, देखिए यूपी आप देख लो, यूपी में MY फैक्टर इस वक्त जो है वो सबसे बड़े जो जीत का कारण है वो बन रहा है। MY फैक्टर मतलब एक समय था, MY फैक्टर का मतलब था कि सांप्रदायिक, संकीर्ण सांप्रदायिकता का फैक्टर माना जाता था। आज जो MY फैक्टर जो है वो मोदी और योगी का फैक्टर है। और उस मोदी और योगी के फैक्टर ने जो है वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को जो है वो बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बनाया है। लेकिन सर आरोप तो ये भी लगते रहे हैं कि मोदी और योगी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ में मतभेद की भी खबरें आती रही हैं और एक दूसरे के ये राजनीतिक जो चीर प्रतिद्वंदी भी देखो, माने जिनके पास कोई काम नहीं है वो जो है वो मतभेद ढूंढते रहते हैं। जी योगी जी, ये बात सही है, योगी जी जो है वो एक ग्राउंड लीडर है, जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और मोदी जी ने उनके पर जो विश्वास दिखा करके उनको जो है वो उत्तर प्रदेश के एक देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया के तौर से उनको जिम्मेदारी दी, उसमें वो उस कसौटी पे वो खरे उतरे। लेकिन सर ये जब लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, खास करके यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद से ऐसा कहा जाने लगा कि योगी जी के खिलाफ एक लॉबी तैयार की जाने लगी कि जो नतीजों को लेकर के। देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, योगी जी के खिलाफ कोई लॉबी भी काम करने वाली होती नहीं है। योगी जी का जो मिजाज है और जो काम करने का तरीका है उसको आप अगर देखेंगे तो ये लॉबी फाबी कुछ नहीं करती। दूसरी चीज़ ये कि पूरी पार्टी उनके साथ है, खुद नरेंद्र मोदी जी का उनके प्रति विश्वास भी है, आशीर्वाद भी है। तो सर फिर आप योगी जी के बुलडोज़र नीति पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो लोग जो है वो बुलडोज़र पर सवाल कर रहे हैं, वो या बवाल कर रहे हैं, वो बलवाइयों और बाहुबलियों पे कभी उन्होंने सवाल नहीं किया। अगर आप बुलडोज़र पे जो है वो सवाल कर रहे हैं या बवाल कर रहे हैं तो फिर बलवाइयों और बाहुबलियों पर भी आपको सवाल करना ही होगा। देखिए, कोई भी समाज जो है वो अपने को सुरक्षित महसूस करे, अगर मान लीजिए बलवाइयों की कुटाई, दंगाइयों की ठुकाई हो रही है, तो जो है वो उसमें कोई मुसलमानों का, कोई खाली हिंदू सुरक्षित है क्या? समाज का हर तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अब अभी पूछेंगे आप ज़रूर, ये संभल वगैरह में जो हो रहा है जी। ये जो सांप्रदायिक, ये जो सांप्रदायिक साजिशी सिंडिकेट है, उसके संक्रमण से हमें सावधान होना होगा। क्योंकि सांप्रदायिक सियासी सिंडिकेट का जो संक्रमण है, साजिशी संक्रमण, वो जो है वो समाज के लिए बहुत खतरा है। दंगे कहीं भी होते हैं तो सिर्फ इंसान ही नहीं मरता, बल्कि लहूलुहान होता, बल्कि इंसानियत भी जो है वो लहूलुहान होती है। लेकिन सर आपने ये कहा, जैसे बुलडोज़र पे हम बात कर रहे हैं, तो बुलडोज़र को लेकर के ये आरोप भी लगता रहा है कि योगी जी का बुलडोज़र हमेशा एक ख़ास तबके के खिलाफ ही चलता है। इस आरोप में सर कितना दम लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी का बुलडोज़र या सरकार का बुलडोज़र या जो है लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन का बुलडोज़र, मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म और किसी जाति को देख करके चलता हो। पहले एक बार ये भी आवाज़ ये कहा जाने लगा था कि साहब वो योगी जो है वो एक सीमित जाति की सुरक्षा कर रहे हैं और सभी को जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं। फिर अब आने लगा कि साहब एक संप्रदाय को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे लगता है ये गलत है। एक तरफ सर कहा जाता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर वही बात आएगी, बटेंगे तो कटेंगे, मंगल सूत्र, शमशान, कब्रिस्तान। जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरीके के भी नारे दिए जाते हैं। तो सर ये किस तरीके के नारे हैं? क्या ये चुनावी नारे होते हैं या फिर यहाँ पे कहाँ सबकी बात हो रही है फिर? देखिए, पहली बात आप ये देखिए कि आप पिछले अगर सिर्फ मोदी जी के शासनकाल को देख लीजिए, 10 साल से ज़्यादा हो रहे हैं जी, 11 साल होने जा रहे हैं। मोदी जी ने विकास में किसी के साथ क्या कमी की क्या? जब मोदी जी ने विकास में किसी के साथ कमी नहीं की, तो अगर कोई वोट में कंजूसी हो रही है तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है जी। इसलिए जो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि किसी की छत बनेगी, किसी का सड़क बनेगी, मकान बनेगी, दुकान बनेंगे, रोज़गार होंगे, किसान सम्मान निधि होगी, जितनी भी लंबी है वो,
तो उन सारी की सारी चीज़ों में कभी भी ये नहीं देखा गया कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, उसका नाम क्या है, उसका जो है वो शजरा क्या है। जी सबको जो है वो हिंदुस्तानी के तौर से उनको विकास की और प्रगति की धारा का हिस्सेदार भागीदार बनाया जा रहा है। जी इसलिए जो है वो चुनाव के दौरान जो बातें कही जाती हैं उसके जो है वो जो अच्छी लगे वो अपना लो, जिसे बुरी लगे उसे जाने दो। सर, संभल की शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर और फिर एक और बदायूं की मस्जिद को भी मंदिर होने का हिंदू पक्ष ने ढावा ठोका है, तो सर इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको जी कि ये दावों की बकैती और धावों का बवंडर, जी चाहे दावों की बकैती हो और चाहे धावों का बवंडर हो, ये समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला है। जी अभी आजकल एक फैशन चल गया है, अभी उठे उन्होंने कहा जी यहाँ पर जो है मंदिर था, यहाँ मस्जिद है, यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ ये। अरे भैया, ये देश जो है वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों का देश है। और यहाँ पर जो है वो आप हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में, हर चर्च पे जी आप दूसरे धर्मों के स्थानों को आप ढूंढने लगोगे तो इस देश का क्या होगा। इसलिए ये जो काम जो लोग कर रहे हैं वो जो है वो समाज के भी दुश्मन है और समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र और साजिशों से भरा हुई मानसिकता है। जी इसलिए हम सबको जो है इस तरह के साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहना होगा। जी अन्यथा जो है वो इस तरह का सांप्रदायिक संक्रमण समाज के सौहार्द के ताने बाने को तार तार करेगा। और हम कोई भी देश जो है वो जब तक आप सौहार्द नहीं होगा, शांति नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, तब तक तरक्की के रास्ते में नहीं आगे बढ़ पाएगा। जी इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि जो लोग भी ये हर उसमें कर रहे हैं कि साहब ये संभल में निकल आया या अजमेर में, मैं तो अभी अजमेर जाने वाला हूँ, चादर लेकर के चढ़ाऊँगा मैं। तो इसलिए ये जो है वो गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटी है। लेकिन सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्या और भी बीजेपी नेताओं को आकर किस तरीके से? अब मैं हर बीजेपी नेता का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अब जो है वो कोई वो नहीं, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आप जो है वो हर धार्मिक स्थल को विवादों के दायरे में लाकर घसीट लीजिए, ये बैड टेस्ट, अच्छे उसमें नहीं है। जी, मोहन भागवत जी ने भी एक बयान जारी करके वो कहा था कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ये देश तो अजीब सा देश है ना। यहाँ पर जो है वो बहुत से लोग जो है वो गांधी जी को गाली देने में अपने को फख्र महसूस करते हैं। बहुत से लोग जो है और तमाम जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं उनको गाली देने में फ़ख्र महसूस करते हैं। बहुत से लोग हैं वो वीर सावरकर को गाली देने में फ़ख्र महसूस करते हैं। बहुत से ऐसे अलग अलग लोग हैं। इसलिए कई जो है इस तरह के कुंठित मानसिकता के लोग बहुत से हैं। और इस तरह के कुंठित मानसिकता के लोगों को अगर आप जब देखते रहेंगे और मीडिया उसी पे जो है वो पिला रहेगा, उसी पे जो है वो जमा रहेगा, उसी को जो है वो दिखाता रहेगा, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि सर, जैसे कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो मसला चला, कई सालों तक चला, मतलब कई पीढ़ियों ने उसको देखा, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सारी चीज़ें जब ठीक हो गई तो ऐसा लगा कि अब देश से हिंदू मुस्लिम ये मंदिर मस्जिद का मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अजमेर दरगाह को लेकर के दावे कर दिए जाते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे जगहों पर भी हिंदू पक्ष दावा करता है। तो देखिए, एक बात बताऊं मैं, राम मंदिर का मामला, राम मंदिर का विषय एक ऐतिहासिक हकीकत से जुड़ा हुआ है जी और 600 साल से ज़्यादा समय तक जो है वो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, उसके लिए संघर्ष किया, सड़कों पे भी किया, न्यायालयों में भी किया, और उसके बाद जो है वो राम मंदिर के निर्णय एक सर्वोच्च न्यायालय ने उसका समाधान किया और जो फैसला हुआ उसको समाज के सभी वर्गों ने उसका स्वागत भी किया और स्वीकार भी किया। जी लेकिन आज जो है वो नहीं, एक हो गया कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो जंग में तो जो है वो इस तरह का जो बाद में ये सब जो चीज़ें आप कह रहे हो ना कि हर जगह ढूंढाई हो रही है कि साहब ढूंढाई खुदाई कि सब यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो, तो इस जंग में कत्ल सिपाही यानी आम लोग उसमें कत्ल होंगे और सुरखरू ये जो सेकुलर सियासी सूरमा है ये जो है इनको इसका लाभ मिलेगा, सो कॉल्ड सेकुलर सियासी सूरमा। तो इसलिए सभी लोगों को इस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा ना, इस सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहने की।
सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसको लेकर के भी मुस्लिम पक्ष हमेशा से ये दलील देता रहा है कि ये मतलब इसमें ऐसा है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को नहीं बदल सकते हैं, जो जैसा था 1947 के बाद वैसा ही रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में के बाद जो है वो किसी तरह का कोई बहुत इस तरह का विवाद नहीं हुआ है। एक दो स्थान जो बहुत ही लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ज्ञानवापी है, जैसे कि कृष्ण जन्मभूमि है, इसको लेकर के ज़रूर बातें हुई हैं और उसका भी समाधान होना चाहिए, लेकिन उसके बाद तो कोई ऐसा नहीं हुआ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जो फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो चंद्रचूड़ साहब की जो टिप्पणी थी, उसके बाद उस पर कई चीज़ें हुई है कि भाई इस पे जो है वो उसकी सर्वे तो किया ही जा सकता है, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक चीज़, ये तो एक पक्ष की बात हुई। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, उसके बाद आप ये जो सो कॉल्ड वक्फ माफिया हैं, इन्होंने क्या काम किया जी। इन्होंने कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी सामाजिक स्थल हो, कोई भी जो है वो और स्थान हो दूसरे लोगों का, उस पर दावे ठोकने लगे। तो इस तरह की जो है वो वक्फ सिस्टम की जो एक सांप्रदायिक उद्दंडता थी जी, असंवैधानिक उद्दंडता, उसका भी एक प्रभाव और परिणाम रहा कि ये इस तरह के और लोगों ने भी जो है इस तरह के दावे ठोकने शुरू कर दिए, शुरू कर दिए। दोनों तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आपने बताई, लेकिन जो DY चंद्रचूड़ जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप किसी धार्मिक जगह के स्वरूप को नहीं बदल सकते, लेकिन उसका स्वरूप क्या है उसका जो है पता लगाने पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सर अगर इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से उन्होंने ये बोल करके एक मंदिर मस्जिद का विवाद छेड़ दिया? ऑब्जर्वेशन जो उनका था कोर्ट में, कोई जजमेंट नहीं था, ऑब्जर्वेशन था। उस ऑब्जर्वेशन को लेकर के लोग जो है वो निचली अदालतों में ज़रूर गए। लेकिन जहाँ तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, देखिए एक चीज़ तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, विदेशी आक्रमणकारियों की क्रूर क्रिमिनल करतूत के कई धार्मिक स्थल शिकार रहे हैं, और इस तरह के क्रूर करतूत के जो शिकार धार्मिक स्थल रहे हैं, उनको हम जो है वो उस हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रूरता और जुल्म और जुर्म का जो है वो गुनाहगार जो है वो आज की पीढ़ी आज का मुसलमान नहीं हो सकता जी। कुछ लोग जो है वो उन विदेशी आक्रमणकारियों के जुल्म और जुर्म का जो है वो जिम्मेदार आज की पीढ़ी और आज के मुसलमान को अगर कहे, तो मुझे लगता है वो गलत है। इस पीढ़ी ने तो देखा ही नहीं उन लोगों की क्रूरता और उन लोगों के जुल्म जुर्म को, और ना वो देखना चाहती है। इसलिए जो उस वक्त क्रूरता हुई उसके बारे में करेक्ट करने के जो स्थान करेक्ट करने चाहिए, लोगों की आस्था से जुड़े हुए जो बिल्कुल विश्वास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको करने की ज़रूरत है, करना चाहिए। लेकिन हर स्थान पर जो है वो आप दावा ठोकते रहोगे तो उधर दावा ठुकेगा, इधर धावा होगा, धावे में जो है वो देश बर्बाद होता रहेगा। जी। तो सर आपने वक्फ बोर्ड का भी जिक्र किया, तो वक्फ बोर्ड को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की संपत्ति छीनना चाह रही है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए ये वक्फ का जो विवाद है ये कोई आज का नहीं है, मोदी जी के आने के बाद का नहीं है। अंग्रेज़ों के समय का ये 1890 से लेकर के ये विवाद चल रहा है, जिस वक्त की प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि जो वक्फ सिस्टम उस समय का था जी। उस वक्फ सिस्टम जो है वो सर्वाधिक बुरा और समाज के लिए सर्वाधिक हानिकारक है जी। और उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसको जब प्रीवी काउंसिल का ये डिसीज़न आया तो उस वक्त जो है वो जो उस वक्त देश ब्रिटिश राज में थे, उन तमाम देशों ने, कुछ इस्लामिक देश थे, उन्होंने सुधार किया जी। लेकिन भारत में मोहम्मद अली जिन्ना एंड कंपनी ने उसको लेकर के विवाद शुरू कर दिया जी। और आपको याद होगा कि फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। खिलाफत आंदोलन नाम तो था वो सीरिया का, वो मिस्र का, लेकिन जो है वो पूरे दुनिया में जो है वो हाहाकार मचाया गया कि खिलाफत आंदोलन जो है वो है उसको वक्फ से जोड़ दिया गया। अभी जो आज की तारीख में ये जो उस पर विवाद हो रहा है, मेरा मानना है कि आपके पास वक्फ के सिस्टम को लेकर के
पहली बात तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि वक्फ सिस्टम को आप छुई मी बना दो जी या टच मी नॉट बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें सुधार समय समय पे हुए हैं और होने भी चाहिए। और उसके अलावा जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि हिंदू साहब कैसे आ गए, देखिए एक चीज़ आपको देखना होगा, हिंदू बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। जी जिस वक्त जो है वो देश का बंटवारा हुआ तो लगभग जो है वो मेरी समझ से 5 करोड़ या 4 करोड़ मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चले गए। जी वहाँ से भी करोड़ों की संख्या में जो है वो हिंदू या सिख जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। जो यहाँ से वहाँ गए तो जो वहाँ के हिंदू जो आए थे उनकी प्रॉपर्टी में उनको दे दी गई कि आप रहिए, और आज वो मालिक हैं उसके। जो वहाँ से हिंदू यहाँ पर आए उनको भी इस तरह की प्रॉपर्टीज मिली, लेकिन आज की तक जो है ना वो उसके किराएदार हैं ना मकान मालिक है, बल्कि इनलीगल ट्रांसपोर्टर के तौर से उनको ट्रीट किया जाता है। इसलिए उस समस्या का समाधान भी बहुत ज़रूरी है। जी सर, आपने देश के मुसलमानों की बात की। सर, क्या वजह है कि देश का मुसलमान अब तक इतना पिछड़ा हुआ है? आज़ादी के बाद से अब तक हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी वो कहती है, जो कि 2005 में आई, कि ओबीसी एसटी से भी पिछड़ा हुआ देश का मुसलमान है। तो क्या अब तक राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया? देखिए, मैं मानता हूँ जो सच्चर कमेटी थी वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड था इस देश के मुसलमानों के साथ। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड था कि उस वक्त क्या कांग्रेस को ये पता नहीं था, जिसने कि जो है वो 6 दशकों तक देश में राज किया और उसके बाद भी वो अलग अलग तरह से राज करती रही, कि इस देश के मुसलमानों का क्या हाल है। जी, मुसलमानों को जो है चुंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, चुंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद कह रहे हैं सच्चर कमेटी, और सच्चर कमेटी आ गई तो उसके बाद उसका रिपोर्ट जो है वो अपने ऑफिस के तहखाने में डाल दिया। तो आज की तारीख में मुझे खुशी है कि अगर आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो 70% से ज़्यादा मुसलमान जो है वो उनकी लिटरेसी रेट हो गई है। जी, उसके अलावा जो है वो आज तरक्की के रास्ते पे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पिछड़ापन बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज में आज है। जी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो पिछड़े हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी, जैसे और भी समाज के लोगों में पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं। लेकिन आप ये बताओ कि इन लोगों ने जो अपने आप को जो है वो जो सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट कहता है, जी, उन्होंने जो है वो कभी कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटा दी, तो कभी कह दिया कि तुम्हारा उर्दू मुद्दा है, तुम्हारा पर्सनल लॉ मुद्दा है, तुम्हारा जो है वो और मस्जिद मंदिर मुद्दा है। ये इसी मुद्दे पे उलझा करके और लटका करके उनके वोटों का अपहरण किया, शोषण किया। कभी जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं की, कभी शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं की, कभी जो है वो मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों को लेकर के बात नहीं की। बस ये कभी जो है वो धरने भी हो रहे हैं, प्रदर्शन तो हो रहे हैं, तो इसी तरह मंदिर मस्जिद पे हो गया, मुझे पर्सनल लॉ पे हो गया, वक्फ पे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसी उलझा के रखा हुआ है। जी, मुद्दे ये नहीं है मुसलमानों के, मुद्दे उनके सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण है। और इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने उनके जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। जी, आज जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो उनका रिवाज था उसको समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से जो है वो कमज़ोर हुए हैं वो। लेकिन मुसलमानों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी ज़्यादा बोलते रहे हैं, तो सर वो क्या मतलब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो मुसलमानों के नेता बन गए हैं। देखिए, इस देश में अब कोई मुसलमानों का नेता होता नहीं हो सकता, न हिंदुओं का हो सकता है ना मुसलमानों का हो सकता है। दोनों चीज़ मैं कह रहा हूँ। ये जिसको गलतफहमी हो गई कि सब मैं मुसलमानों का नेता हो गया, मैं हिंदुओं का नेता हो गया, वो उस गलतफहमी में जीने दो उसको। ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है भैया। और आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से जिन्ना से जो लोग जले हुए थे वो छाछ भी फूक फूक के पिए। आज़ादी के बाद से इस देश में कोई मुस्लिम लीडर, किसी मुस्लिम लीडर को मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कभी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को एक्सेप्ट किया, तो कभी लाल बहादुर शास्त्री जी को एक्सेप्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक्सेप्ट किया, इंदिरा गांधी, जैसे लंबी श्रृंखला है। कोई मुस्लिम नेता नहीं आया, क्योंकि वो जिन्ना के जो है वो जले थे, इसलिए जो है वो छाछ भी पी रहे थे। और इसीलिए इस देश में आज़ादी के बाद से देखिए कोई भी न हिंदू लीडर के तौर से उभर पाया और न मुस्लिम लीडर के तौर से। यहाँ पर न मुस्लिम लीग जो है वो
उरूज कर पाई और न जो है वो कोई हिंदू महासभा उभर पाई। जी। वही पार्टियां उभर पाई जिन्होंने कि संविधान और समावेशी समाज पर विश्वास किया। सर इसमें इसके साथ साथ एक और है कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाए, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि वो ये मशवरा दे रहे हैं कि 2-3 बच्चे ज़्यादा पैदा किए जाएं। देखिए एक बात आप समझो, पहले ये जो जनसंख्या का असंतुलन होता है किसी भी देश के में, अभी आज की तारीख में यहाँ जनसंख्या का असंतुलन जो है वो केवल समाज के स्तर पर नहीं हुआ है, क्षेत्रों के स्तर पे हो गया है। जी। कुछ क्षेत्रों में, कुछ प्रांतों में बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट दिखाई पड़ रहा है। कुछ प्रांतों में जनसंख्या का असंतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो जो भागवत जी ने बात कही वो जनसंख्या असंतुलन से संबंधित बात है। जी। और जहाँ पर जो है वो जनसंख्या बुरी तरह से घट रही है, बहुत तरह पर सिमट रही है, सिकुड़ रही है। तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या असंतुलन हुआ है, वहाँ उन लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया है कि आप जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ाओ, जनरेशन को, अपनी नई जनरेशन को। उसी तरह से मोहन अब मेरे हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, पारसी समाज है, उसने कितना उसकी जनसंख्या सिमटती सिकुड़ती आज की स्थिति में आज 40,000 50,000 से कम रह गए लोग। तो इसलिए उनकी बात को जो है वो सकारात्मक लेने चाहिए। सर सावन के महीने में यूपी में कांवड़ियों को लेकर के, कांवड़ियों के रास्ते को लेकर के नेम प्लेट लगाने के दुकानदारों के लिए आदेश जारी हुआ था। उस पर आपने फिर ट्वीट भी किया था, नाराज़गी जाहिर की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर सर आपको भी ट्रोल किया गया। तो सर गुस्सा आया था आपको? हाँ बिल्कुल। देखो एक बात सुनो, ये जो ट्रोलर टट्टू होते हैं ना, इनको जो है वो इनके चक्कर में आपको पड़ना नहीं चाहिए। ये तो एक दुकान चला के बैठे हुए हैं अपनी कि कुछ भी आप अच्छी कहोगे तब भी आपको जो है ट्रोलिंग फोलिंग करने लगेंगे। जो कुछ वहाँ पे उस वक्त एक अधिकारी ने किया था, हड़बड़ी में गड़बड़ी मैंने कहा था जी। वो गलत था जी। और मुझे खुशी है कि दूसरे ही दिन सुबह योगी आदित्यनाथ जी ने उसको करेक्ट किया और ये स्पष्ट किया कि ये किसी धर्म के लिए नहीं है। जो भी रास्ते में दुकानदार है, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक शुचिता के साथ लोग करते हैं, तो उसमें जो है वो नॉन वेज ना हो या इस तरह की चीज़ें ना हो, तो जिससे कि जो है वो लोगों के जो पूजा पाठ करते हैं उसको नुकसान हो। तो उसको किया, उसके बाद वो करेक्ट हो गया, उसके बाद किसी तरह की कोई समस्या नहीं। लेकिन इस तरह की हड़बड़ी में जो गड़बड़ी थी वो गलत थी, मैं उससे पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको इतना गुस्सा आया कि आपको एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करनी पड़ी कांवड़ यात्रा के साथ। एक वो सर्टिफिकेट देते फिर रहे थे। मैंने कहा सुनो ये ट्रोलर टुट्टू, तुम हमें जो है वो श्रद्धा और हमें जो है वो कांवड़ के प्रति जो आस्था है उसका जो है प्रमाण पत्र मत बांटो, ये देख लो तुम हमारा। तो सर आपके पास समय भी नहीं है, बस एक आखिरी सर एक रैपिड फायर टाइप कुछ सवाल मैं करूंगा, सर आप बस फटाफट जवाब दे दीजिएगा, फिर उसके बाद सर बंद करते हैं। अगर मैं सर ये पूछूं कि कौन प्रधानमंत्री बेहतर होगा, अगर मैं आपको कहूं जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री में? देखिए दोनों बेहतर थे। मैं वो नहीं हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी को कोसता रहूँ। जवाहरलाल नेहरू ने देश फिर भी सर बेहतर, मैं मानता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी में जो है वो मुश्किल है करना, लेकिन मैं मानता हूँ जवाहरलाल नेहरू जो है वो उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया। नेहरू और इंदिरा गांधी में कौन? फिर भी नेहरू मैं कहूँगा। नेहरू। अगर नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी? देखिए अटल जी जो है वो एक अलग मिट्टी के बने हुए थे और उनका मुकाबला जो है वो नेहरू जी से नहीं किया जा सकता, नेहरू जी से मुकाबला अटल जी का नहीं किया जा सकता। तो बेहतर अटल जी? मैं दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के अपने अपने योगदान है देश के निर्माण में। और अगर सर अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब मुझसे पूछेंगे तो मैं तो अटल जी कहूँगा। और अगर सर अटल बिहारी वाजपेयी जी और मौजूदा पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक तरफ गुरु है एक तरफ गोविंद है, क्या बताए। चलिए सर बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका। सर काफी ज्यादा वक्त हो गया, आपके पास वक्त नहीं है, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।